स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मलयालम इंडस्ट्री की एक बहुत ही धांसू फिल्म को, जो कि आपको महाराजा फिल्म की याद दिला देगी। इस फिल्म का नाम है इराटा और इसका मतलब होता है जुड़वा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है पुलिस के एक बहुत बड़े फंक्शन से, जहां पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन आने वाला था। पुलिस ने हर एक तरह की तैयारी कर रखी थी। डीवाईएसपी से लेकर एसपी तक सभी लोग आने वाले थे। सिक्योरिटी में कोई भी कमी ना रहे, इसलिए डीवाईएसपी खुद आगे आते हैं और सभी से ठीक से काम करवाते हैं। कुछ 1 घंटे के बाद ही ये फंक्शन स्टार्ट होने वाला था, और जिस जगह पर ये प्रोग्राम हो रहा था ये एक पुलिस स्टेशन भी है। इसी पुलिस स्टेशन के अंदर हम एक कैदी को देख पाते हैं, जो कि ड्रग्स के चार्ज की वजह से अंदर है। वो एक पुलिस वाले से पूछता भी है कि वो आखिरकार कब तक बंद रहेगा। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तेरे ड्रग्स में 150 ग्राम ड्रग्स कम मिला है, लेकिन हम उसमें फिर से 150 ग्राम ऐड कर देंगे और तुझे इसी जेल में रखेंगे। अब क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, इसलिए बहुत सारे मीडिया वाले लोग भी आए हुए थे, जो कि वीडियो शूटिंग कर रहे थे। और पुलिस स्टेशन के जस्ट बाजू में ही 2 बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उनके साथ एक कुत्ता भी था। तभी उनमें से एक बच्चा ऐसा सिक्स मारता है कि वो सीधा पुलिस स्टेशन में जाकर गिरती है। इसलिए वो बॉल को लेने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ उन्हें दीवार को कूद कर पुलिस स्टेशन के अंदर जाना था। तो जिस भी बच्चे ने सिक्स मारा था, वो उस बॉल को लेने के लिए दीवार को कूद कर बॉल को लेने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बॉल उठाने जा रहा था कि तभी अचानक से उसे गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि 3 गोलियों की आवाज थी। तब वो बच्चा बिना बॉल उठाए ही यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रमोद नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि शहर का डीवाईएसपी है। फिलहाल तो वो एक हॉस्पिटल में है और वो एक प्रोग्राम देख रहा होता है। उस प्रोग्राम के अंदर उसे अपनी वाइफ श्रीजा दिखाई पड़ती है। श्रीजा यहाँ पर अपनी बेटी के बारे में बता रही होती है, क्योंकि श्रीजा की बेटी ने प्लेबैक सिंगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होता है। प्रमोद ने अपनी बेटी को आज से पहले कभी भी नहीं देखा था, और 17 सालों में वो उससे कभी मिला भी नहीं है, और ना ही उसकी बेटी जानती है कि उसके कोई पिता है। लेकिन इस कंपटीशन को देखने के बाद प्रमोद सीधा श्रीजा के पास कॉल करता है। वो उससे कहता है कि हमारी बेटी के बारे में मेरा जानना बहुत जरूरी है। अब वो 17 साल की हो गई है और उसे भी मेरे बारे में जानना बहुत जरूरी होगा। लेकिन प्रमोद श्रीजा से शुरुआती दौर में ठीक से पेश नहीं आया था, इसलिए उन्हें अलग होना पड़ा था। उन्होंने डिवोर्स नहीं लिया था, लेकिन श्रीजा जो है वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली गई थी। थोड़ी देर के बाद ही कांस्टेबल डीवाईएसपी प्रमोद के पास आता है और वो उन्हें बताता है कि एक अर्जेंट काम आ चुका है। जिस जगह पर प्रोग्राम हो रहा था वहाँ किसी आदमी की हत्या हो गई है। वहाँ दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इसका बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि जिस इंसान की मृत्यु हुई है वो कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस वाला है, और जिसने उसे गोली मारी है उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर 3 ही पुलिस वाले सस्पेक्ट है, जो कि उस डेड बॉडी के आजू बाजू थे जब उसे गोली मारी गई थी। अब डीवाईएसपी प्रमोद जो है वो उस जगह पर जाने लगता है। प्रमोद जब पुलिस स्टेशन जा रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा उदास था। जब वो वहां पहुंचा और जब उसने डेड बॉडी देखी तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि प्रमोद का ही जुड़वा भाई एएसआई विनोद था, जो देखकर प्रमोद पूरी तरह से हैरान रह गया था। लेकिन अभी तक ये बात नहीं मालूम चली है कि विनोद को मारा किसने है। अब पुलिस स्टेशन में सारे ऑफिसर्स मिलकर एसपी के आने का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि हम डीवाईएसपी प्रमोद को देख पाते हैं, जिसके सामने ही एएसआई विनोद खड़ा हुआ था। उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हालांकि विनोद भी प्रमोद से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करता था। यहाँ तक कि विनोद पुलिस स्टेशन में किसी भी ऑफिसर से ठीक ढंग से बात भी नहीं करता था। उसका बर्ताव लोगों के लिए एकदम अलग था। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। प्रमोद को बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि कुछ भी हो लेकिन वो उसका भाई था। फॉरेंसिक वाले भी यहाँ आ चुके थे और वो यहाँ की सारी रिपोर्ट भी ले लेते हैं। अब थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर एसपी मैडम आ जाती है, और एसपी मैडम सबसे पहले उन 3 सस्पेक्ट पुलिस ऑफिसर को अपने सामने लाती है और उनसे पूछती है कि जब 3 गोली चली थी तब तुम लोग कहाँ थे। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर से जब पूछा जाता है तो वो बताता है कि जब 3 गोली चली थी उसके 10 मिनट पहले मेरे पास मेरी वाइफ का कॉल आया था। बात करते करते वो काम कर रहा था, जिसके बाद वो एक कमरे में चला गया। वहां से उसने अपनी शराब उठाई और 2 पैग लगाकर जैसे ही वो बाहर निकल रहा था कि तभी अचानक से उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी। जब वो वहां से बाहर आया तो उसने अपने साथ 2 और पुलिस वालों को साथ में खड़ा हुआ देखा था। तो प्रोग्राम में जितने भी लोग यहाँ आए हुए थे
एसपी मैडम ने सबसे कह दिया था कि कोई भी अपने घर नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस स्टेशन में ही ऑन ड्यूटी एक पुलिस वाले की मौत हो गई है। जिसके बाद दूसरे पुलिस वाले से पूछताछ की जाती है। मालूम चलता है कि इस पुलिस वाले से विनोद की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जब वो दोनों साथ में पुलिस स्टेशन में रहा करते थे तो वो दोनों अक्सर झगड़ा किया करते थे। अब एक दिन की बात है, जब दूसरा पुलिस वाला पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी को लेकर आया था तो विनोद ने उसे एक आइसक्रीम दिला दी थी, जो देखकर वो खुश हो गई थी। और फिर अगले दिन जब वो स्कूल से गुजर रहा था तो वो दूसरे पुलिस वाले की बेटी को घर भी छोड़ देता है। लेकिन ये देखकर दूसरे पुलिस वाले की बीवी को बड़ा बुरा लगा। उसे तो विनोद से डर भी लग रहा था। लेकिन जब ये बात दूसरे पुलिस वाले को मालूम चली तो वो तुरंत ही विनोद के पास गया। वो उससे झगड़ने लगा और उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होती है। वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से पीट रहे थे। उस दूसरे पुलिस वाले का कहना यह था कि विनोद उसकी बेटी से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि वो इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर कि हम पहले पुलिस वाले को अचानक से बेहोश होता हुआ देख पाते हैं। उसे ये सारी चीजें अजीब लग रही थी। जिसके बाद आखिरी मतलब कि तीसरे पुलिस वाले से पूछताछ की जाती है। एक बात और मालूम चलती है कि इस तीसरे पुलिस वाले की भी विनोद से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और उसका भी एक कारण है। तो अब तीसरा पुलिस वाला मतलब कि सिब्बू अपनी एक फ्लैशबैक की कहानी बताता है। वो बताता है कि जब विनोद सट्टा खेल रहा था तो वो सारा पैसा हार गया था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। तभी अचानक से सिब्बू ने देखा कि एक लड़का और एक लड़की जो है वो होटल में एक लड़के से झगड़ रहे थे, क्योंकि उसने उनकी वीडियोस बनाने की कोशिश की थी। लेकिन तभी यहाँ पर विनोद आ जाता है। विनोद ने बहुत सारी शराब पी हुई थी, जिस वजह से वो यहाँ पर लड़के और लड़की को ही चिल्लाने लगता है, क्योंकि लड़की सिर्फ 17 साल की थी। वो उनसे झगड़ने लगा था कि तभी अचानक से वो लड़की जो है वो एक बोतल जो है वो उस दूसरे लड़के के ऊपर दे मारती है, जिस वजह से उस दूसरे लड़के को सिब्बू तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाता है। और वहां उसे एडमिट करने के बाद सिब्बू वापस उसी होटल में आता है। उसे डर था कि कहीं विनोद उस लड़की के साथ कुछ कर ना दे, और ये डर उसका सही हुआ, क्योंकि यहाँ विनोद ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया था। विनोद ने उस लड़की की इज्जत लूट ली थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी, जिस बारे में सिब्बू ने कोई भी कंप्लेंट नहीं की। वो इसलिए क्योंकि लड़का और लड़की ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि लड़का और लड़की किसी दूसरे शहर से आए थे। लेकिन इस विषय पर सिब्बू और विनोद के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहा है, और ये भी मेन वजह हो सकती है कि सिब्बू ने विनोद को मार दिया हो। अब एसपी मैडम विनोद का प्रमोद से जो रिश्ता है उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। प्रमोद के बारे में पता लगाया जाता है कि आखिरकार उसकी फैमिली कहां पर है। तब डीवाईएसपी चंद्रन यहां एसपी मैडम को बताता है कि हमने सालों पहले प्रमोद की फैमिली को ढूंढने की कोशिश की थी, जिसमें वो कामयाब भी हो चुके थे। इस इन्वेस्टिगेशन में मेरे साथ एक लेडी ऑफिसर थी और साथ में विनोद भी था। जब प्रमोद की बीवी सृजा कहीं से लौट रही थी तब हमने उसके साथ उसकी बच्ची को भी देखा था। हम उससे मिले और उससे पूछा कि आखिरकार वो वापस क्यों नहीं आना चाहती। सृजा जवाब देती है कि वो प्रमोद के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। उसका तौर तरीका और उसके गुस्सा करने की आदत बहुत खराब है। तब डीवाईएसपी चंद्रन यहाँ सृजा की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी बीच रास्ते में विनोद अपने सर से कहता है कि वो 2 मिनट में आता है, और फिर विनोद वापस जाता है सृजा के घर पर। सृजा अंदर काम में बिजी थी तो यहाँ पर विनोद ने चुपचाप से प्रमोद की बेटी को कुछ खिलौने देकर आ जाता है। मालूम चलता है कि विनोद को बच्चे काफी पसंद है, और क्योंकि वो विनोद की भतीजी थी इसलिए उसे ये करते हुए काफी अच्छा लगा था। जब वो लोग वहां से वापस आए तो प्रमोद ने अपनी पत्नी के बारे में उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन विनोद और डीवाईएसपी चंद्रन ने यहाँ सृजा के बारे में प्रमोद को कुछ भी नहीं बताया था, जिस वजह से प्रमोद काफी ज्यादा भड़का हुआ था। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि हम विनोद की वाइफ मालिनी को देख पाते हैं। मालिनी यहाँ पर जब विनोद की लाश को देखती है तो वो बहुत रोती है, जिसके बाद एसपी मैडम मालिनी से पूछताछ करने लगती है कि आखिरकार विनोद को किससे खतरा था, वो किससे नफरत करता था। मालिनी बताती है कि अगर वो किसी इंसान से सबसे ज्यादा नफरत करते थे तो वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के भाई प्रमोद है। जिसके बाद एक और फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर कि हम विनोद और प्रमोद के बचपन को देख पाते हैं। उसका पिता एक पुलिस वाला था जो कि उसकी पत्नी को बहुत मारा करता था, और उसने अपनी पत्नी के साथ दोनों बेटे मतलब प्रमोद और विनोद को घर से बाहर भी निकाल दिया था। लेकिन एक पुलिस वाले के कहने पर उसे एक बेटे को तो अपने साथ रखना ही था। उसने एक बेटे को अपने साथ रख लिया था और वो विनोद था।
लेकिन विनोद का पिता जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब था। वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ शोषण किया करता था, जिस वजह से एक दिन कुछ लोग आकर यहाँ पर विनोद के पिता को मार देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब विनोद के भाई और उसकी माँ आती है तो वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि डीवाईएसपी चंद्रन एसपी मैडम को बताते हैं कि मालिनी के आने के बाद से विनोद पूरी तरह से बदल गया था। जिसके बाद एक फ्लैशबैक की कहानी बताई जाती है, जहाँ पर कि मालिनी जो है वो पुलिस स्टेशन आती है क्योंकि उसका पति जो है वो उसे बुरी तरह से मारता पीटता है। इसलिए प्रमोद उसके साथ मालिनी के घर पर जाता है। विनोद को तो पहली नजर में ही मालिनी से प्यार हो गया था। जब वो मालिनी के घर पर पहुंचे तो उसका पति यहाँ पर विनोद से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज के बाद वो अपनी बीवी पर कभी भी हाथ नहीं उठाएगा, ये मेरी गारंटी। इतना बोलने के बाद विनोद ने मालिनी को अपना नंबर दिया और कहा कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम सबसे पहले मेरे पास कॉल करना। वैसे तो ये आदमी अब कुछ नहीं करने वाला। इतना बोलने के बाद विनोद यहाँ से वापस जाने लगता है कि तभी बीच रास्ते में विनोद के पास मालिनी का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसका पति जो है वो फिर से खूंखार अवतार में उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तब विनोद तुरंत ही वापस जाता है और उसके पति को तुरंत ही मालिनी को मारने से रोकता है और उसे अच्छे से सबक भी सिखा देता है। मालिनी थोड़ी सी इंजर्ड हो चुकी थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी क्योंकि उसने जो झेला है वो बहुत ही दर्दनाक था। इसलिए विनोद मालिनी को अपने घर पर ले जाता है। मालिनी ने सुबह से खाना भी नहीं खाया था, इसलिए विनोद उसे खाना ला कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। इसलिए यहाँ पर विनोद उसके नजदीक आने की कोशिश करता है। मालिनी बहुत ज्यादा डर जाती है। जैसे जैसे विनोद उसके नजदीक आ रहा था, मालिनी को उतना ज्यादा डर लगता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद ही विनोद यहाँ से चला जाता है, लेकिन अगली सुबह जब होती है तो विनोद ने देखा कि मालिनी उसके घर पर नहीं है। तभी डीवाईएसपी चंद्रन का कॉल विनोद के पास आता है। वो उससे मालिनी के बारे में पूछते हैं कि उसका केस चल रहा है और उसका सेफ रहना बहुत जरूरी है, लेकिन विनोद उन्हें कैसे बताए कि मालिनी तो उसके घर पर है ही नहीं, जिस वजह से विनोद यहाँ मालिनी को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। मालिनी वहाँ आंगनबाड़ी में छिपी हुई थी क्योंकि वो वहीं पर काम किया करती थी और वो विनोद को भी बिल्कुल भी ठीक इंसान नहीं समझती है, इसलिए वो वहाँ से भाग गई थी। यहाँ विनोद मालिनी से वादा करता है कि आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं बुरा इंसान हूँ तो तुम वहाँ से भाग जाना। तब मालिनी उसके साथ फिर से घर वापस आती है और ठीक ढंग से खाना खाती है। विनोद ने उसके लिए चाय भी बनाई थी और ऐसा उसने जिंदगी में पहली बार किसी के लिए किया था। अब धीरे धीरे यहाँ विनोद मालिनी का बहुत ख्याल रखने लगता है। वो उसे आंगनबाड़ी तक जाने के लिए कह देता है कि मैं तुम्हारे लिए ऑटो लगवा दूंगा, तुम रोज आंगनबाड़ी जा सकती हो। वो उसका हाथ भी बटाता है और आंगनबाड़ी को साफ भी करवाता है। ये देखकर मालिनी भी समझ गई थी कि विनोद कोई बुरा इंसान नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। अब रात को विनोद जब शराब पी रहा था तो वो मालिनी को भी ऑफर करता है। वो उससे कहता है कि हम शराबी की एक पॉलिसी है कि अगर हम किसी से पूछते हैं और अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम उससे जबरदस्ती नहीं करते हैं, ये हम शराबी की पॉलिसी है। अब विनोद मालिनी से कहता है कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, बस मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, जिस वजह से मैंने अच्छा बर्ताव करना ही बंद कर दिया था। बचपन से ही मेरे साथ बुरा होता आया है, इसी वजह से मैं ऐसा बन गया हूँ, लेकिन अब मुझे अच्छा बनने का मन कर रहा है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कि हम पुलिस स्टेशन में डीएसपी मैडम को देख पाते हैं क्योंकि ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। और जब प्रमोद को मालूम चलता है कि पुलिस वाले जो है वो उसके ऊपर भी शक कर रहे थे तो उसे ये बात बहुत बुरी लगी। वो एसपी मैडम के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप ये सब कुछ भूल जाइए। और वो उनके इस इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होना चाहता है और अब इस इन्वेस्टिगेशन को वो भी करने लगता है। जिसके बाद वो दूसरे पुलिस वाले से पूछता है कि तुम कहाँ थे। वो बताता है कि वो टॉयलेट गया हुआ था, लेकिन तीसरे पुलिस वाले और दूसरे पुलिस वाले ने बताया कि वो दोनों ही टॉयलेट गए हुए थे। लेकिन दूसरे पुलिस वाले ने झूठ कहा था क्योंकि वो लेडीज टॉयलेट में गया हुआ था और वो एक लेडी कांस्टेबल के साथ भी मौजूद था। तो जब गोली चली तो सारे मीडिया वाले अंदर घुसे थे कैमरे को लेकर। वो सारी वीडियो को जब चेक करता है तो उसने देखा कि जो जेल है उसके अंदर कोई भी कैदी मौजूद नहीं है। इसलिए प्रमोद तुरंत ही उस कैदी के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार जब गोली चली थी तब तू कहाँ था। तब वो कैदी बताता है कि मेरे पास गलती से उस पुलिस वाले की चाबी लग गई थी
उसने चाबी से ये गेट को खोला और तुरंत ही जो 150 ग्राम ड्रग्स ज़्यादा कर दिया था वो उसे कम करने के लिए पहुंचा था और या उसे पूरी तरह से ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन जब वो जैसे ही वहां पहुंचा तो अचानक से यहाँ पर गोलियां चली। जब वो यहाँ से निकला था तो उसने विनोद सर को टीवी देखता हुआ देखा था और शायद वो किसी से बात भी कर रहे थे। जब गोली चली तो वो वापस से अपनी जेल में चला गया था, जिसके बाद प्रमोद मीडिया के सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगता है। जिन्होंने जो वीडियोस बनाई थी वो उन सारी वीडियोस को चेक करता है। थोड़ी देर के बाद ही प्रमोद जो है वो डीएसपी मैडम के पास जाता है। वो उन्हें बताता है कि किसी ने भी मर्डर नहीं किया है, बल्कि ये एक सुसाइड केस है। डीएसपी मैडम प्रमोद से कहती है कि आखिरकार वो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है कि ये एक सुसाइड है। तब यहाँ प्रमोद बताता है कि मैंने सारे वीडियोस को चेक किए हैं। बाजू में ही कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उनकी बॉल पुलिस स्टेशन के अंदर आई थी और उन्होंने सब कुछ देखा है। तब उन दोनों बच्चे को अंदर लाया जाता है। उनमें से एक बच्चा बताता है कि जब वो बॉल को उठा रहा था तभी उसने उस पुलिस ऑफिसर को देखा था जो कि खुद को गोली मार रहा था और उसने 3 गोली अपने आप को मारी थी। तभी प्रमोद को मालूम चलता है कि विनोद दरअसल में एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था। वो प्रोग्राम दरअसल में प्लेबैक सिंगर का कंपटीशन होता है, जो कि प्रमोद भी हॉस्पिटल में देख रहा था। तो जब विनोद इस प्लेबैक कंपटीशन को देख रहा था तो उसमें हमें श्वेता नाम की लड़की दिखाई पड़ती है। वो बहुत ही अच्छा गाना गा रही थी, लेकिन विनोद यहाँ पर बहुत ज्यादा मायूस होता जा रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया था और उसे जैसे किसी चीज का अफसोस है और वो यहाँ पर बंदूक को उठाता है और खुद को ही 3 गोलियां मार देता है। तो अब प्रमोद सिब्बू के पास जाता है। वो उससे कहता है कि क्या ये वही लड़की है जिसके साथ विनोद ने उस होटल में दुष्कर्म किया था, जिस पर कि सिब्बू ने हाँ कहा था। ये देखकर तो प्रमोद अब पूरी तरह से हैरान रह गया था। वो तुरंत ही फुल रफ्तार से अपने घर जाता है और वहां जाकर बैठ जाता है। वो आईने में खुद की शक्ल नहीं देख पा रहा था। श्रीजा का कॉल उसके पास बार बार आ रहा था। प्रमोद ने जब कॉल उठाया तो श्रीजा प्रमोद से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बेटी श्वेता को आपके बारे में बता देना चाहिए, क्योंकि उसका पूरा हक बनता है कि वो आपके बारे में जाने और आपको भी आपकी बेटी से मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन अब प्रमोद कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, उसे मेरे बारे में आज के बाद कभी भी पता नहीं लगना चाहिए। उसे ये भी नहीं पता लगना चाहिए कि मैं किस तरह दिखता हूँ और आज के बाद मुझे कभी भी कॉल मत करना। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। बात कुछ ऐसी है कि प्रमोद ने ही उस होटल वाली लड़की का बलात्कार किया था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रमोद और श्रीजा की बेटी होती है और विनोद की भतीजी होती है। इसी अफसोस के चलते विनोद ने अपने आप को गोली मार ली थी और अब प्रमोद अपनी बेटी से इसलिए नहीं मिलना चाहता है क्योंकि विनोद और प्रमोद बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और अगर श्वेता ने यहाँ प्रमोद को देखा तो उसे अपने सारे पुराने जख्म याद आ जाएंगे। इसलिए प्रमोद ने अपनी पत्नी से कह दिया था कि वो अपनी बेटी को मेरे बारे में कुछ भी ना बताए और वो श्रीजा से हमेशा के लिए रिश्ता भी समाप्त कर लेता है। तो दोस्तों, इस फिल्म का क्लाइमैक्स आपको महाराजा फिल्म का क्लाइमैक्स जरूर याद दिला देगा। महाराजा और राटा फिल्म में से आपका किसका क्लाइमैक्स ज्यादा पसंद आया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।